कहानी की शुरुआत एक जबरदस्त धमाके से होती है जिसमें मून का 70% हिस्सा तबाह हो जाता है। पृथ्वी पर जापान की पूरी मिलिट्री एक रहस्यमय जीव पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो एलियन जो बिल्कुल ऑक्टोपस जैसा दिखता है अपने टेंटिकल्स से पल भर में सारे सिपाहियों को मार देता है और साफ हो जाता है कि पृथ्वी अब उसका अगला निशाना है। इसके बाद सीन बदलता है और हम कुनुगांव के एक नामी डिसिप्लिन वाले जूनियर हाई स्कूल को देखते हैं, जहाँ सिर्फ होनहार बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जो किसी एक सब्जेक्ट में भी कमजोर होते हैं उन्हें बाकी स्टूडेंट्स से दूर क्लास 3 में भेज दिया जाता है, जिसे एंड क्लास कहा जाता है, जहाँ बच्चों को खुद को साबित करने का आखिरी मौका मिलता है। हैरानी की बात यह है कि इसी क्लास का टीचर वही येलो ऑक्टोपस जैसा एलियन होता है जिसका नाम कोरोसेंसी है, जिसने ऐलान किया है कि वो अगले साल मार्च तक पूरी धरती को तबाह कर देगा, लेकिन मजे के लिए उसने खुद को टीचर बना लिया है। तभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ऑफिसर तादोमी करासुमा स्टूडेंट्स को बताता है कि कोरोसेंसी दुनिया का सबसे तेज जीव है जिसकी स्पीड 33,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर है और अब इन बच्चों का मिशन है उसे अगले साल से पहले खत्म करना। सरकार चाहती है कि इस खतरनाक एलियन को चुपचाप मार दिया जाए, जबकि कोरोसेंसी भी एक समझौते के तहत वादा करता है कि वो 1 साल तक क्लास 3 को पढ़ाएगा, किसी स्टूडेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और तब तक पृथ्वी को नष्ट नहीं करेगा। इसे मारने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री स्टूडेंट्स को खास तरह के हथियार और गोलियां देती है जो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन उस पीले मोन्स्टर कोरोसेंसी के लिए जानलेवा है। तादोमी करासुमा ये भी ऐलान करते हैं कि जो भी इस मिशन में कामयाब होगा उसे करीब 6 अरब रुपए का इनाम मिलेगा और इतनी बड़ी रकम सुनते ही हर स्टूडेंट के अंदर डर के साथ साथ लालच और हिम्मत भी जाग उठती है। बच्चों की मदद के लिए एक प्रोफेशनल कातिल हसीना इरीना जेलाविच को बुलाया जाता है जो कोरोसेंसी को मारने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसकी पिस्टल और मशीन गन दोनों ही उसकी रफ्तार के आगे बेकार साबित होती है और आखिरकार वो उसी क्लास में इंग्लिश टीचर बनकर रह जाती है। इसी वजह से ये क्लास धीरे धीरे असैसिनेशन क्लासरूम के नाम से मशहूर हो जाती है। अब हर बच्चा कभी न कभी कोरोसेंसी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सुपर फास्ट स्पीड के सामने कोई भी गोली उसे छू तक नहीं पाती। इसी क्लास में एक शर्मीला लेकिन बेहद तेज दिमाग वाला स्टूडेंट है नागिसा श्योता, जो इस कहानी का लीड कैरेक्टर है। नागिसा कोरोसेंसी की हर आदत, हर हरकत और हर कमजोरी को ध्यान से देखता है और सब कुछ अपनी डायरी में नोट करता है ताकि एक दिन उसे मारने का सही मौका मिल सके। आगे कहानी में क्लास के कुछ शरारती बच्चे नागिसा को इस्तेमाल करने का प्लान बनाते हैं और उसे कहते हैं कि वो कोरोसेंसी के पास जाकर उसे खत्म करे। नागिसा अपने असाइनमेंट के बहाने चाकू छिपाकर टीचर के पास जाता है, लेकिन कोरोसेंसी सब समझ जाता है और मुस्कुराते हुए आसानी से चाकू गिरा देता है। तभी नागिसा उसे गले लगाता है जैसे माफी मांग रहा हो, लेकिन असल में यही उसका प्लान बी होता है, क्योंकि उसकी शर्ट के अंदर छिपा होता है एक बम जिसका ट्रिगर उसके क्लासमेट्स दबा देते हैं। अगले ही पल एक जबरदस्त धमाका होता है, नागिसा घायल हो जाता है और बाकी बच्चे खुशी से भर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने आखिरकार कोरोसेंसी को मार गिराया है। लेकिन जब धमाके के बाद धुआं छूटता है तो सामने का नजारा सबको हैरान कर देता है। कोरोसेंसी जिंदा होता है और क्लासरूम की छत से उल्टा लटक कर मुस्कुरा रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो नीचे उतरता है और उसका रंग अचानक लाल हो जाता है। गुस्से में वो स्टूडेंट्स को बताता है कि उन्होंने सरकार के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया है, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था कि उसे सिर्फ और सिर्फ सरकार द्वारा दी गई खास हथियारों और गोलियों से ही मारा जा सकता है। कोई दूसरा तरीका अपनाना नियम तोड़ना माना जाएगा। वो सख्त चेतावनी देता है कि अगर आगे किसी ने भी ऐसी बेवकूफी की तो वो उनके रिश्तेदारों को निशाना बनाएगा। ये सुनते ही पूरी क्लास डर जाती है और बच्चों को समझ आ जाता है कि कोरोसेंसी को मारना इतना आसान नहीं है और तभी उसे कोरोसेंसी नाम दिया जाता है, मतलब जिसे मारा न जा सके। कुछ समय बाद का सीन आता है जहाँ कोरोसेंसी क्लासरूम के बाहर बैठकर आराम से किताबें पढ़ रहा होता है, लेकिन स्टूडेंट्स वहाँ भी जाल बिछा चुके होते हैं। वो उसे एक बड़े ट्रैप में फंसा लेते हैं और गोलियां चलाते हैं, मगर अपनी जबरदस्त स्पीड से कोरोसेंसी पल भर में छत पर पहुंचकर बच निकलता है। इसी दौरान क्लास में कर्मा नाम का एक नया स्टूडेंट आता है जो बेहद तेज दिमाग वाला होता है और पहले क्लास ए में था, लेकिन एक स्टूडेंट को बुरी तरह बुली करने की वजह से उसे क्लास 3E में भेज दिया गया था। कर्मा जब कोरोसेंसी से हाथ मिलाता है तो उसके हाथों में लगे ब्लेड्स की वजह से कोरोसेंसी को दर्द होता है और सब चौंक जाते हैं, क्योंकि कर्मा पहला स्टूडेंट होता है जिसने उसे सच में चोट पहुंचाई होती है। अब सभी को लगता है कि कर्मा इस मिशन में बहुत काम आएगा, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद वो भी कोरोसेंसी को मारने में नाकाम रहता है। निराश होकर कर्मा क्लासरूम के बाहर बैठ जाता है जहाँ नागिसा उससे मिलता है और कर्मा साफ कह देता है कि वो यहाँ पैसों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ धरती को बचाने के लिए आया है। कोरोसेंसी नागिसा और कर्मा की पूरी बातचीत चुपचाप सुन रहा होता है और तभी वहाँ आ जाता है। कर्मा सीधे उससे सवाल करता है कि क्या आप भी बाकी टीचर्स की तरह सिर्फ दिखावे के लिए पढ़ाते हो या सच में अपने स्टूडेंट्स की परवाह करते हो? इतना कहते ही कर्मा अचानक उस पहाड़ी से नीचे कूद जाता है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा होता है कि अगर कोरोसेंसी सच में एक अच्छा टीचर है तो वो उसे मरने के लिए नहीं छोड़ेगा। कर्मा अपनी बंदूक लेकर तैयार रहता है ताकि बचाए जाने के पल में वो कोरोसेंसी पर हमला कर सके, लेकिन कोरोसेंसी अपनी जबरदस्त समझदारी से एक वेब जैसा जाल बनाकर कर्मा को सुरक्षित बचा लेता है। इस सीन से साफ हो जाता है कि कोरोसेंसी सिर्फ एक खतरनाक एलियन नहीं बल्कि एक जिम्मेदार और अपने स्टूडेंट्स की सच्ची परवाह करने वाला टीचर भी है, जो उनकी सुरक्षा के साथ साथ अपनी हिफाजत का भी पूरा ध्यान रखता है। इसके बाद सीन बदलता है और हम जापानी मिलिट्री के हेडक्वार्टर में पहुंचते हैं, जहां बताया जाता है कि चांद पर हुए भयानक हमले को अब 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। पूरी दुनिया के कई देश जापान से नाराज हैं और चाहते हैं कि इस खतरे को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, लेकिन अंतरराष्ट्रीय नियमों और दबाव की वजह से जापान सरकार कोरोसेंसी को सीधे तौर पर नहीं मार सकती। इसी कारण ये खतरनाक जिम्मेदारी क्लास 3E के स्टूडेंट्स को सौंपी गई थी, जबकि दुनिया भर के देश अपनी मिसाइलें स्टैंड बाय पर रखे हुए हैं, बस एक छोटी सी चूक का इंतजार करते हुए। इसी दौरान तादोमी अपने सीनियर अफसर से कहता है कि क्लास 3E के स्टूडेंट्स को अब एक ऐसे साथी की जरूरत है जो सबको सही दिशा दे सके, क्योंकि अब तक कोई भी कोरोसेंसी को खत्म नहीं कर पाया है। इसके बाद सरकार क्लास 3E में एक नई स्टूडेंट भेजती है जो असल में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, जिसका नाम है रित्सु। रित्सु को खास तौर पर सिर्फ कोरोसेंसी को मारने के लिए प्रोग्राम किया गया था और उसके पास कई हाईटेक हथियार होते हैं। वो कोरोसेंसी को अपने सिस्टम में लॉक करके अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देती है, लेकिन कोरोसेंसी अपनी जबरदस्त रफ्तार से उसके हर अटैक से बच निकलता है। इस हमले के दौरान क्लास के सभी बच्चे भी मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं और टेबल के नीचे छिप जाते हैं। जब रित्सु की लगातार फायरिंग
स्टूडेंट्स के लिए खतरा बनने लगती है तो बच्चे मिलकर उसे टेप और जंजीरों से बांध देते हैं ताकि वो दोबारा किसी की जान जोखिम में न डाले। तभी कोरो सेंसेई वहाँ आता है और रित्सु को समझाता है कि सिर्फ गुस्से में हमला करने से जीत हासिल नहीं होती, बल्कि दिमाग और टीम वर्क से काम लिया जाए तो उसे हराया जा सकता है। वो रित्सु को सभी स्टूडेंट्स का डेटा देता है ताकि वो मिलकर एक मैनुअल प्लान बना सके। अगली सुबह रित्सु में एक बड़ा बदलाव दिखता है। अब उसमें इंसानियत और भावनाओं की झलक नजर आने लगती है। वो स्टूडेंट्स से दोस्ती करती है और उनकी मदद के लिए एक मोबाइल ऐप भी बना देती है जो अपने आप सभी के फोन में इंस्टॉल हो जाता है ताकि सब आपस में जुड़े रहें और मिलकर कोरो सेंसेई को हराने की कोशिश कर सकें। एक दिन क्लास में अचानक एक रहस्यमयी लड़के की एंट्री होती है जिसका नाम होता है इटोना और उसके साथ उसका ट्रेनर भी मौजूद रहता है। इटोना खुद को कोरो सेंसेई का भाई बताता है और दावा करता है कि वो उससे भी ज्यादा ताकतवर है, इतना कि एक ही झटके में उसे खत्म कर सकता है। तभी इटोना की बॉडी से खतरनाक टेंटेकल निकलते हैं जिनमें बिल्कुल कोरो सेंसेई जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी लगी होती है, जिससे साफ इशारा मिलता है कि इटोना में भी कहीं न कहीं कोरो सेंसेई जैसा ही कुछ छुपा है। उसका ट्रेनर बताता है कि इटोना की स्पीड कोरो सेंसेई से भी तेज हो सकती है। ये सुनकर कोरो सेंसेई गुस्से में आ जाता है, लेकिन साथ ही उसके मन में शक भी पैदा होता है कि इटोना सच में उसका कोई रिश्तेदार हो सकता है। दोनों आमने सामने आते हैं और कोरो सेंसेई शुरुआत में इटोना को हल्के में ले लेता है, मगर लड़ाई में इटोना उस पर भारी पड़ने लगता है। तभी कोरो सेंसेई अपना असली गुस्सा दिखाता है और एक ही झटके में इटोना को स्कूल से बाहर फेंक देता है। इस तरह इटोना भी असफल हो जाता है और उसका ट्रेनर उसे लेकर चला जाता है क्योंकि उसने वादा किया था कि हारने पर वे क्लास छोड़ देंगे। क्लास के बच्चे खुश नहीं होते क्योंकि इटोना की ताकत ने उनके मन में एक नई उम्मीद जगा दी थी। बाद में स्टूडेंट्स कोरो सेंसेई से पूछते हैं कि वो उन्हें पढ़ाने क्यों आया है, जिस पर वो सिर्फ इतना कहता है कि वो किसी से किया हुआ वादा निभा रहा है। इसी के साथ धीरे धीरे कोरो सेंसेई और स्टूडेंट्स के बीच गहरी बॉन्डिंग बनने लगती है और फिर वो अपने बच्चों के लिए एक असैसिनेशन ट्रेनिंग कैंप रखता है जहां वो अपनी मैक्स स्पीड से हर स्टूडेंट को अलग अलग सब्जेक्ट में खास ट्रेनिंग देना शुरू करता है। रात के समय जब वो चोरी छिपे लड़कियों के कमरे की तरफ जाता है तो स्टूडेंट्स उससे उसकी मोहब्बत की कहानी पूछने लगते हैं और वो शर्म के मारे कुछ बोले बिना भाग जाता है। इसी बीच स्कूल में एक नया और सख्त सोल्जर आता है जिसका नाम अखिरा होता है। उसे तादोमी की जगह बच्चों को ट्रेनिंग देने भेजा गया था। शुरू में अखिरा बहुत हंसमुख और फ्रेंडली लगता है, लेकिन जल्दी ही उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। वो बेहद क्रूर, घमंडी और बेरहम ट्रेनर होता है। उसकी ट्रेनिंग इतनी कठोर होती है कि कई बच्चे टूटने लगते हैं और अखिरा जानबूझकर कमजोर बच्चों को निशाना बनाता है ताकि वो मजबूत बन सके। एक ट्रेनिंग सेशन में एक लड़की रोज रोज की कड़ी ट्रेनिंग से थक जाती है। अखिरा उसे सबके सामने अपमानित करता है और धमकाते हुए कहता है तू बहुत कमजोर है, उस एलियन का सामना नहीं कर पाएगी, और हद पार करते हुए उसे मारने तक की कोशिश करता है। तभी तादोमी वहां पहुंच जाता है और अखिरा को रोक देता है। अपनी ताकत पर घमंड करने वाला अखिरा तादोमी को चुनौती देता है, अगर इस क्लास का कोई स्टूडेंट उसे कंट्रोल कर ले तो वो यहाँ से चला जाएगा। तादोमी को अपने बच्चों पर पूरा भरोसा होता है और वो नागिसा को चुनता है। देखने में कमजोर और शांत दिखने वाला नागिसा असल में बेहद तेज दिमाग और शानदार ऑब्जर्वेशन वाला लड़का होता है। वो मासूम मुस्कान के साथ अखिरा का ध्यान भटकाता है और अगले ही पल चाकू की नोक उसकी गर्दन पर रख देता है। अखिरा पूरी तरह काबू में आ जाता है और शर्त के मुताबिक उसे क्लास 3 छोड़कर जाना पड़ता है। दिन धीरे धीरे गुजरते रहते हैं। कोरो सेंसेई बच्चों को पढ़ाता रहता है और स्टूडेंट्स पूरी मेहनत से ट्रेनिंग और पढ़ाई में जुटे रहते हैं। एक दिन अचानक तेज बारिश होने लगती है और तभी नागिसा नोटिस करता है कि कोरो सेंसेई की बॉडी अजीब तरह से फूलने लगती है। यहीं से उसे अंदाजा हो जाता है कि कोरो सेंसेई को पानी से एलर्जी है। अगले दिन ओकुदा नाम की एक लड़की कोरो सेंसेई को झड़ देने की कोशिश करती है जो असल में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, लेकिन मरने के बजाय उसकी ताकत और भी बढ़ जाती है। तब बच्चे उससे सवाल करते हैं कि जब हम तुम्हें मारकर 10 बिलियन येन जीत सकते हैं तो पढ़ाई की जरूरत ही क्या है। इस पर कोरो सेंसेई सभी को ग्राउंड में बुलाता है और समझाता है कि हर असैसिन के पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए और तुम्हारा बैकअप है तुम्हारी पढ़ाई। अगर तुम मुझे नहीं मार पाए तो यही पढ़ाई तुम्हारा भविष्य बनाएगी। वो बच्चों को दिखाता है कि वो मिलिट्री के सैटेलाइट्स और हाईटेक सिस्टम तक हैक कर सकता है और कहता है कि अगर मुझे हराना है तो तुम्हें हर फील्ड में बेस्ट बनना होगा। इसी बीच फाइनल एग्जाम्स का ऐलान होता है और कोरो सेंसेई वादा करता है कि जो भी 5 सब्जेक्ट्स में टॉप करेगा उसे मेरे टेंटिकल्स काटने का एक मौका मिलेगा, यानी मुझे मारने का एक और चांस। बच्चे खुश हो जाते हैं और दिन रात पढ़ाई में लग जाते हैं। कोरो सेंसेई उन्हें पढ़ाता है, ट्रेन करता है, नए स्किल्स सिखाता है, यहाँ तक कि अंतरिक्ष की सैर भी कराता है। आखिरकार फाइनल एग्जाम्स होते हैं और कुछ दिन बाद कोरो सेंसेई रिजल्ट सुनाता है। क्लास के 6 स्टूडेंट्स ने फर्स्ट डिवीजन हासिल कर लिया होता है। नागिसा, ओकुदा और कर्मा इंग्लिश, साइंस और मैथ्स में टॉप करते हैं और अब इन 6 स्टूडेंट्स को कोरो सेंसेई के टेंटिकल्स काटने का मौका मिलने वाला होता है। आखिर वो दिन आ जाता है। कोरो सेंसेई को बांध दिया जाता है और क्योंकि नागिसा उसकी कमजोरी जानता था इसलिए पूरा इलाका एक तरह से वाटर पार्क में बदल दिया जाता है। जैसे ही स्टूडेंट्स फायरिंग शुरू करते हैं तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है और सभी बच्चे जमीन पर गिर जाते हैं। जब धुआं छटता है तो सब देखते हैं कि कोरो सेंसेई ने अपनी एब्सोल्यूट फॉर्म ले ली है। वो अब एक पारदर्शी बोल के अंदर बेहद छोटे आकार में मौजूद था। तभी अचानक कुछ स्टूडेंट्स बेहोश होने लगते हैं और सभी को तेज बुखार चढ़ जाता है। उसी वक्त अकीरा अपनी जीप लेकर लौट आता है। वो नागिसा और तादोमी से बदला लेने आया था। अकीरा खुलासा करता है कि बच्चों के बेहोश होने के पीछे वही है। उसने उनके पानी में एक खतरनाक वायरस मिला दिया था जिससे वे धीरे धीरे मर जाएंगे। अगर 3 दिनों के अंदर एंटीडोट नहीं मिला तो कोई भी नहीं बचेगा। एंटीडोट सिर्फ अकीरा के पास था। वो कहता है कि अगर स्टूडेंट्स अपनी जान बचाना चाहते हैं तो उन्हें पहले उसका सामना करना होगा, लेकिन अकीरा इतना ताकतवर था कि किसी को भी आगे बढ़ने नहीं देता। गुस्से में वो नागिसा की तरफ देखकर कहता है कि जिस चाल से तुमने मुझ पर चाकू चलाया था उससे मुझे इतनी खुजली हुई कि रातों की नींद उड़ गई, इसलिए अब मैं तुम्हें थोड़ा दर्द देना चाहता हूँ। वो डील रखता है कि वो एंटीडोट दे देगा, लेकिन बदले में नागिसा को कोरो सेंसेई उसे सौंपना होगा क्योंकि वो सरकार से मिलने वाले 10 बिलियन येन चाहता था। तभी अकीरा इटोना को सामने लाता है जो अब पूरी तरह उसके साथ मिल चुका था। कोरो सेंसेई समझ जाता है कि अकीरा कभी एंटीडोट नहीं देगा, इसलिए वो नागिसा को शांत दिमाग से काम लेने को कहता है। तभी इटोना हमला कर देता है, लेकिन तादोमी बीच में आकर नागिसा को बचा लेते हैं। हालांकि वे खुद गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। कर्मा नागिसा को लेकर भागता है और इटोना उनका पीछा करता हुआ टोवर तक पहुंच जाता है। वहां इटोना
इटोना लगातार हमला करता है और लगभग कोरो सेंसेई को पकड़ ही लेता है। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। पानी लगते ही इटोना भी कोरो सेंसेई की तरह कमजोर पड़ने लगता है। नागिसा मौके का फायदा उठाता है और एक एक करके इटोना के सारे टेंटेकल्स काट देता है, जिससे इटोना बेहोश हो जाता है। नीचे लौटने पर रित्सु बताती है कि अकीरा ने एक लड़की को अगवा कर लिया है। नागिसा चालाकी से नकली बोल का इस्तेमाल कर अकीरा को धोखा देता है और पूरी क्लास मिलकर अकीरा और उसके गुंडों को हरा देती है। क्योंकि ओकुदा पहले ही जहर का एंटीडोट बना चुकी थी, तभी जापानी आर्मी वहां पहुंचती है और उन स्टूडेंट्स को अपने साथ ले जाती है जिन्होंने कोरो सेंसेई को लगभग खत्म कर दिया था। आर्मी ऑफिसर बच्चों को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि उनकी वजह से पूरी पृथ्वी सुरक्षित है। अंत में कोरो सेंसेई को एक खास चेंबर में रखा जाता है जहां हजारों एंटी एलियन रबर बुलेट्स तैयार थीं। जाते जाते कोरो सेंसेई अपने स्टूडेंट्स की तरफ मुस्कुराकर देखता है और कहता है कि चाहे जो हो जाए, एक टीचर का सबसे बड़ा काम अपने स्टूडेंट्स को मजबूत बनाना होता है। कोरो सेंसेई भावुक होकर कहता है, मैं खुद को खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे अपने ही स्टूडेंट्स के हाथों मारा गया। तुम सब सबसे बेहतरीन हो और अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ बड़ा जरूर हासिल करोगे। ये सुनते ही सभी स्टूडेंट इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि कोरो सेंसेई सिर्फ एक खतरनाक एलियन नहीं बल्कि एक महान टीचर था। तभी अचानक पीछे से कोरो सेंसेई का एक हाथ आता है और वो नागिसा के आंसू पोंछने के लिए उसे एक रुमाल देता है। ये देखकर सभी हैरान और खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनका टीचर अब भी उनके साथ है। जापानी आर्मी ये फैसला लेती है कि कोरो सेंसेई को खत्म नहीं किया जाएगा। वो दोबारा क्लास 3 का टीचर बन जाता है और बच्चों के साथ पढ़ाई जारी रखता है। इटोना भी हारने के बाद अब उसी क्लास का स्टूडेंट बन जाता है। आखिरी सीन में कोरो सेंसेई अपने सभी स्टूडेंट्स के बीच खड़ा है। उसके चेहरे की मुस्कान में प्यार, दर्द और उम्मीद तीनों साफ झलकते हैं। बच्चों की आंखों में अब न डर है न लालच, सिर्फ सम्मान, प्यार और आभार है उस टीचर के लिए जिसने उन्हें सिर्फ पढ़ाया नहीं बल्कि जिंदगी जीने का हौसला भी दिया। और इसी इमोशनल मोमेंट के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।